हमने ये जो अलायंस हमारी बीजेपी और पीडीपी की थी, ये बहुत ही सोच समझ के, हालांकि लोगों के मिजाज के मुखालिफ था, ये हमने एक बड़े विजन के तहत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये अलायंस किया था, ये सोच के कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। जो जम्मू कश्मीर के लोग जिस मुसीबत में फंसे हैं, उस मुसीबत में से बाहर निकालने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बड़ी ताकतवर पार्टी है, उसके साथ हमने हाथ मिलाया और हमें कई महीने लगे एक आपस में एक तालमेल, एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाने का, जिसका बेसिक मकसद ये था रिकन्सिलेशन, यानी जम्मू कश्मीर में रिकन्सिलेशन डायलॉग, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डायलॉग, यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिश्ता, ये हमारे जो एजेंडा ऑफ अलायंस का ये मकसद था। और इसमें सबसे बड़ा जो अप्रेंशन जिस वक्त सरकार, जिस वक्त बीजेपी को जम्मू में सपोर्ट मिला और हमें कश्मीर में सपोर्ट मिला, उस वक्त सबसे बड़ा अप्रेंशन जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में था, खासकर वादी कश्मीर में, वो ये था कि 370 सबसे बड़ा अप्रेंशन था 370 को लेके, हमारे स्पेशल स्टेटस को लेके। और हमने पिछले 3-4 साल जिस तरह से 370 को 35A के खिलाफ हमने कोर्ट में उसको डिफेंड किया और 370 की पोजीशन को पूरी तरह से हमने उसका दफा किया। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हवाले से 11,000 नौजवानों के खिलाफ हमने केसेस विड्रॉ किए, हमने यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर करवा दिया, हमने यहाँ नॉट लेस देन द होम मिनिस्टर की लेवल से डायलॉग का एक ऑफर यहाँ दी गई। और हमारा जो पीडीपी का जो मकसद था रिकन्सिलेशन का, जो हमारा मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि यहाँ डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारा हमेशा ये मानना रहा है जम्मू कश्मीर में मस्कुलर पॉलिसी नहीं चल सकती। जम्मू कश्मीर में वी कांट ट्रीट जम्मू कश्मीर एज एन एनिमी टेरिटरी, ये हमारे दुश्मनों की टेरिटरी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की टेरिटरी है, इसलिए यहाँ मस्कुलर पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती है। और यही वजह है कि हमने यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था, जिससे यहाँ लोगों को काफ़ी सुकून मिला था, काफ़ी आराम मिला था। यहाँ लोगों में बहुत सालों के बाद एक इत्मीनान हुआ था, लोग फिर रहे थे, घूम रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली उसका दूसरी तरफ से मुतबादिल जवाब नहीं आया। और कहीं ना कहीं जो कोशिश थी दूसरी तरफ की कि सीज फायर ख़त्म होना चाहिए, उसमें सीज फायर ख़त्म हो गया। मगर हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी का एजेंडा है, हीलिंग टच पॉलिसी का जो पीडीपी का एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, यहाँ के लोगों से भी बात होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते खुलने चाहिए, उस पॉलिसी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं है। मस्कुलर पॉलिसी या सख्ती की पॉलिसी यहाँ नहीं चल सकती। और इसके अलावा हमने कोशिश की कि स्टेट की इंटीग्रिटी, स्टेट के जो जम्मू का रीजन है, जहाँ बीजेपी के आने के बाद लोगों में जो माइनॉरिटी कमेटी है, उसमें एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। मगर हमने कोशिश ये भी की, जिसमें रसाना की एक मिसाल है कि किस तरह हमने उस केस को डील किया। इसी तरह काउ विजिलेंटिज्म का एक केस हुआ, उस वक्त सरकार ने कितना स्टैंड लिया। हमने कोशिश की जम्मू कश्मीर लद्दाख को इकट्ठा रहने की। और मुझे खुशी है कि हमारे वर्कर जिन्होंने बहुत कुछ सहा ग्राउंड लेवल पे, पीडीपी के वर्करों को ज़मीनी सतह पे बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, मगर उसके बावजूद वो खड़े रहे, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। और आज मुझे ये पूरा इत्मीनान है कि मुफ्ती साहब ने जिस मकसद और मुद्दे के लिए रिकन्सिलेशन के लिए ये अलायंस किया था, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सीज फायर करवा के, डायलॉग की ऑफर करवा के, यूथ के खिलाफ केसेस विड्रॉ करवा के, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी डायलॉग और रिकन्सिलेशन की। थैंक यू सो मच। जी
देखिए मेरे लिए तो कोई चीज़ शौक नहीं है. हमने तो ये अलायंस जो है पावर के लिए नहीं किया था. अगर पावर के लिए करना होता तो उस वक्त उमर साहब और कांग्रेस हमें सपोर्ट करना चाहते थे. इस अलायंस का बड़ा मकसद था, और वो बड़ा मकसद क्या, यूनिलेटरल सीज फायर, वो बड़ा मकसद क्या, डायलॉग की ऑफर, वो बड़ा मकसद क्या, प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान जाना, वो बड़ा मकसद क्या, 11,000 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर विड्रॉ करना. ये बड़े मकसदों के लिए हमने किया था. ये हमने खाली पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया. So it doesn't come as a shock. खलिश इस गवर्नमेंट में खलिश आज की बात नहीं है. जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से इसमें खलिश थी. आज पहली बार नहीं है कि कहते हैं कि एजेंडा ऑफ अलायंस टूटना चाहिए. आज ऐसी क्या बात है? आर्टिकल 370 पहले भी था. मैंने कहा एजेंडा ऑफ अलायंस पे रिकंसिलेशन. हमने कहा 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. हमने 4 साल तक कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी. वो हमारे एजेंडे का पार्ट है. हमने कहा डायलॉग होना चाहिए. होम मिनिस्टर ने डायलॉग की ऑफर दी. हमने कहा यूनिलेटरल सीज फायर होना चाहिए. यूनिलेटरल सीज फायर एक महीने रहा. हमने स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ 11,000 एफआईआर वापस ली. हमने तो सब कुछ किया. लेकिन राम माधव ने कहा ये अलायंस बीजेपी तोड़ रही है, ना कि पीडीपी ने तोड़ रही है. वो तो ठीक है, उन्होंने तोड़ी तो ठीक है ना, उन्होंने तोड़ी, उनका प्रेरोगेटिव जो है. हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उन्होंने तोड़ी तो तोड़ी, पर हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. नहीं, मैंने गवर्नर साहब को अपना रिजिग्नेशन भेजा ये कह के कि हम कोई और जो है अलायंस एक्सप्लोर नहीं करना चाहते. बीजेपी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया टेलीविजन के जरिए. ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है. जो हमारा मकसद था, ये सरकार के लिए, हमने पावर के लिए अलायंस नहीं किया था. हमारा मकसद डायलॉग का था, वो होम मिनिस्टर ने कहा. हमारा मकसद यूनिलेटरल सीज फायर का था, वो होम मिनिस्टर ने कहा. तो जो हमारा मतलब था, जैसे प्राइम मिनिस्टर लाहौर चले गए बातचीत के लिए, हमने जो कहना था, हमने 370 को बचाना था, हमने 3-4 साल उसकी पूरी हिफाजत की. इसलिए जो हमारा एजेंडा था, हमने अपना एजेंडा पूरा That, of course, is Mehbooba Mufti, Chief Minister, or now should I say ex-Chief Minister of J&K, holding a press conference. This after the BJP pulled out of that uneasy alliance with the PDP, or the People's Democratic Party, and thus pushing the state towards governor's rule or president's rule. And that's the top story that we are following right here on India Now. Good evening, everyone. I'm Mubina Kapasi, and yes, it's a sensational turn of events in the valley as the BJP announced that it's pulling out of its alliance with PDP in the state. We had the party's J&K chief, that's Ram Madhav, who addressed the media and said that the tie-up is untenable given the recent developments. The party has said that Mufti government has proved incapable of maintaining law and order in the state, and the killing of Shujat Bukhari, the famous journalist, was the last straw. BJP also says that terrorism has shot up in the valley and the centre could not afford to give in to PDP's demand of ceasefire extension beyond Ramzan. Meanwhile, NC chief and former J&K chief minister Omar Abdullah met Governor Vora for around 20 minutes to discuss the next course of action. The ball now is in Governor Vora's court. आज हमने यह निर्णय किया है कि यह गठबंधन सरकार में आगे चलना भाजपा के लिए संभव नहीं होगा. It has become untenable for BJP to continue in the alliance government in Jammu and Kashmir. We have taken stock of the situation in the state. Number one, the security scenario in the valley. Number two, growing sense of discrimination in the remaining two parts of the state. Keeping these two situations in mind and taking full stock of the situation, taking feedback from all the different concerned institutions and agencies in the state, the central government and central party has come to the view that it is time BJP withdrew from the state government.
And we now have Supriya Srinath, Executive Editor, News VT, now joining in. Supriya, it was an uneasy alliance to begin with. It lasted 3.5 years, and that's the amount of time it took for BJP to realize it's perhaps untenable. Is the 2019 polls what's on their agenda, what's on their mind, essentially, that may have prompted this breakup? I see no other trigger other than general elections of 2019 that has really triggered this decision. It was an opportunistic alliance to begin with, very, very contradictory ideologies of the two parties, and still they went ahead and formed this opportunistic alliance. It took them 4 months to actually get on the table and decide on a coalition. And then, of course, there was this grand agenda for alliance that never really got implemented. And they were really speaking in two languages. If you actually see how the alliance came to be formed, tells you the story. The Valley was won by the PDP. Jammu, which is a Hindu-dominated area, was won by the BJP, and that is how the two came together. They are unnatural allies to begin with, and with this, the BJP is sending out a very strong signal. This marks the end of the soft healing touch in the Valley. This marks the beginning of a very hard stance, the macho stance that the BJP wants to take ahead of 2019. At least that's the messaging it wants to send out. But there are commentators out there, and they have been warning about this muscular approach in the Valley. Is this what is going to lead to any resolution is really the big question. Dialogue in the past has failed. Muscular approach has failed. Wonder what we're going to achieve with this. But yes, I think the field is left open for a president's rule in J&K and perhaps an early election. And that will mark the return of democracy. But as far as the messaging from this state to the rest of the country is concerned, they have shunned the soft healing touch in the Valley. They have shunned being the minority partner, and they want to come across as people who are willing to take a macho hard stance against separatists. A lot of people who've covered Kashmir, who understand the Valley, who understand the political nuances, don't quite agree with that approach. But were we surprised? I don't think so. I think what took a lot of us by surprise was the timing of this move, but I don't think the move itself was surprising at all. They were uneasy partners. There was never going to be truce after Katwa when the realignment happened within the government, and the two people who were in support of the Katwa rape victim were inducted into the cabinet. So the writing was on the wall. They were going to be divorced. The question really was when.